हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है कुलदीप जैन ऑफिशियल की यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 प्रश्न को डिस्कस करेंगे हर रोज की तरह। जिस तरीके से हर रोज हम 30 प्रश्न को देखते हैं, आज भी 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे, रियल प्रश्न है, आपके सीटेट एग्जाम के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन सीटेट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए इंपोर्टेंट होंगे, आपकी सीटेट एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होंगे। पहला प्रश्न है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से अपना लंच बॉक्स साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन रिक्त स्थान अभिविन्यास प्रारूप को रिक्त स्थान अवस्था को दर्शाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है किस अवस्था को और किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 सिद्धांत दिए हैं: पूर्व परंपरागत सिद्धांत और उत्तर परंपरागत सिद्धांत। तो ये जो बात है यह है आदान प्रदान अभिविन्यास की बात इसमें करी गई है, और ये जो प्रारूप है यह है परंपरागत अवस्था को दर्शाता है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहेंगे? जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान या जेंडर रूढ़िवादिताएं। तो लिंग संबंधी उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को कहा जाता है जेंडर रूढ़िवादिता। कोई पहले से अपनी अवधारणा बना लेना या फिर परंपरागत रूप से अवधारणाएं जो बनी आ रही हैं विशेष लिंग के प्रति, वह कहलाती है जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। फ्रेंड्स, जो यह गतिविधि है यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो महिलाओं का काम है पिता कर रहे हैं और पिता का काम उसकी माता कर रही है। तो इसमें जो लिंग अवधारणाएं हैं, लिंग रूढ़िवादिता हैं, वह क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को संयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो हमने जब वाइगोत्स्की से संबंधित अनेक फैक्ट पढ़े थे, वाइगोत्स्की की जो थ्योरी उसको पढ़ा था, तो उसमें देखा था एक होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी की बात की गई थी। इस जेडपीडी में एक क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र के अंदर बच्चे अपने आप से कुछ सीखते हैं, लेकिन जब उस क्षेत्र के बाहर का कोई ज्ञान उसको अर्जित करना पड़ता है तो किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। उस सहारे को बोला जाता है पाड या फिर उसी को बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। तो उस सहयोग को क्या बोला जाएगा? पाड या ढांचा। इसमें इसी की बात हो रही है। जो सहयोग किया गया है उसको क्या कहेंगे? पाड या ढांचा, या इसी को बोला जाता है मचान। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क यह होता है फ्रेंड्स अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी क्या कहते हैं? ये जो अवस्थाएं आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पियाजे के द्वारा दी गई 4 अवस्थाएं हैं, 4 चरण हैं विकास के। पहली है संवेदी चालक, इसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, ये पहली अवस्था है।
फिर है प्री ऑपरेशनल, इसी को बोला जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या फिर इसी को बोला जाता है अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की जो अवस्था होती है वह होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट, रिक्त स्थान के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो लेव वाइगोत्स्की ने एक सिद्धांत दिया था, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी। उसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में समझने के लिए सामाजिक क्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? संज्ञानात्मक विकास के लिए ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्ख सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। तो आप जहां जहां ये गोला लगे हैं आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने सर्किल किया है, ये वर्ड नेगेटिव वर्ड हैं। ऐसे वर्ड जहां भी दिखें आपका वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? ध्वनि, ताल तथा शब्दों के प्रति संवेदनशीलता, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। तो ये ध्वनि, ताल ये आपका संगीतमय जो बुद्धि होती है वह उसका उदाहरण है। यह है आपका स्थानिक बुद्धि का उदाहरण। संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि की जो विशेषता होती है, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता एवं संवेदनशीलता। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? जिस क्रिया के द्वारा बच्चे आदत, कौशल और मूल्य, अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और समाज में जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनते हैं, उस प्रक्रिया को बोला जाता है समाजीकरण की प्रक्रिया। उस प्रक्रिया को बोला जाता है सोशलाइजेशन। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो मानव विकास में पर्यावरण और आनुवांशिकता की भूमिका एक दूसरे के बराबर होती है और एक दूसरे के सहयोग से ही, मतलब आनुवांशिकता और पर्यावरण के सहयोग से ही मानव का विकास संभव हो पाता है। देखते हैं ऑप्शन। व्यक्तिगत भिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। परिवेश प्रभावपूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं, तो यहाँ पे केवल परिवेश की बात की गई है। मानव विकास को ना तो आनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, तो यही सही हो जाएगा। Heredity and environment both influence human development in a
कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। तो प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। नॉलेज इज कंस्ट्रक्ट बाय द लर्नर। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलनात्मक आकलन, ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक आकलन, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन में शामिल होते हैं दोनों प्रकार के आकलन। नेक्स्ट प्रश्न, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षणिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? ऑप्शन है, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिताएं आयोजित करनी चाहिए, विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए, या विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसमें शिक्षक कर सकता है विभिन्न सामाजिक वर्गों के जो रोल मॉडल हैं उससे संबंधित कहानियां एवं उदाहरणों को इसमें प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक इंक्लूसिव क्लासरूम में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया और सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। बच्चों को अपाहिज, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो समावेशी कक्षा के अंदर यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चों में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? ऑप्शन है, एक स्वालीन विद्यार्थी के, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के, या मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के। तो यह जो है लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी की विशेषता है। ये सूचक है अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। अगला प्रश्न, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? ऑप्शन है, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेक्स्ट प्रयोग करना तथा अभ्यास और रटने पर बल देना, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीके का प्रयोग करना, एक रूप तरीके का प्रयोग नहीं करेंगे, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरी के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। ऑप्शन 4 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? अपसारी चिंतन पर बल देकर,
अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, अनेक परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। तो एक सृजनात्मक जो कक्षा में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, किसके लिए? अनेक परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ाना, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो यह सही होगा इसके लिए ऑप्शन 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। तो एक समस्या समाधान जो रणनीति है वह प्रभावशाली कब होगी? जब आप साधन साध्य विश्लेषण करेंगे, समस्या को अनेक छोटे छोटे उपलक्ष्यों में विभाजित करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो दोहराने पर हम ध्यान केंद्रित नहीं कराते, तो जो प्रभावी शिक्षण प्रणाली नहीं है वो हो जाएगा दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? ऑप्शन है, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटकर, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। तो जो शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए वह होना चाहिए उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावादी उपागम बताता है कि रिक्त स्थान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड, यंत्रवत याद करना। तो संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यधिक आवश्यक है। ऑप्शन 1 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑप्शन कट जाएंगे। ऑप्शन होगा 1, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है? एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है, द्विदिशीय दोनों एक दूसरे के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। ऑप्शन 4 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां
विद्यार्थी का सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ। तो ये चारों कारक हैं जो वह अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास एवं बार बार स्मरण करना, पुरस्कार एवं दंड, उद्दीपन प्रक्रिया संबंध। तो ज्ञान के सार्थक संरचना के लिए जो महत्वपूर्ण पहलू है वह है सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, सोशल इंटरेक्शन इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? ऑप्शन है अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। तो इसका आंसर होगा अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास उसके अंदर होने लगेगा। नेक्स्ट, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करके और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित होते हैं। तो पूरी तरह परिवेश से निर्धारित नहीं होते। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो मध्य बाल्यावस्था की जो विशेषता है वह है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं मध्य बाल्यावस्था के दौरान। अगला प्रश्न, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्रारंभिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं या फिर द्वितीयक एजेंसियां हैं? तो परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसियां होती हैं। प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी होती हैं फैमिलीज एंड नाइबरहुड्स। सेकेंडरी होती हैं विद्यालय या फिर स्कूल। तो ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप सीडीपी के जो हमने 30 प्रश्न को डिस्कस किया है ये आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगामी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। इसी तरीके से हम ईवीएस की भी वीडियोस डेली बेसिस पर लेके आ रहे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे जल्द ही मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।